नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव, जिसके अंदर मल्टीपल सेगमेंट्स हैं, मल्टीपल फैसेट्स हैं। बायोफ्यूल सिर्फ विज्ञान नहीं है, बल्कि वो मंत्र है जो 21वीं सदी के भारत को, और न सिर्फ भारत को, पूरे विश्व की मानव जात को नई ऊर्जा देने वाला है। बायोफ्यूल यानी फसलों से निकला ईंधन, फसल के अवशेष से निकला ईंधन, कूड़े कचरे से निकला ईंधन, ये भारत के गांव से लेकर शहर तक के जीवन को बदलने वाला है, बेहतर बनाने वाला। उन्हीं में से एक फैसेट या एक सेगमेंट जो इसका है वो है इथेनॉल ब्लेंडिंग, E20 प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको लगभग 5 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू करा था। उसका एक टारगेट रखा था। अगर हम बात करते हैं 2030 तक का टारगेट था कि हमको कम से कम 20% इथेनॉल को ब्लेंड करना है अपने पेट्रोलियम के अंदर, और उसमें 80% बेसिकली मात्रा रहेगी पेट्रोल की, 20% रहेगा इथेनॉल। तो यही गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिवली काम करके अभी 2025 के अंदर ही इसको अचीव कर लिया है। 2025 के अंदर जो E20 प्रोग्राम था गवर्नमेंट का, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम के तहत जो गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड टारगेट था उसको अचीव कर लिया। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब होता क्या है, क्या होता है इथेनॉल, कैसे ये बेसिकली बनता है? तो इथेनॉल की अगर हम बात करते हैं, ये बनता है हमारे देश में जो गवर्नमेंट बना रही है वो बना रही है बचे हुए रेसिड्यू से। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक रेसिड्यू, जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती है या ऑर्गेनिक मैटर होता है, एक तो उससे बना रही है। दूसरा, जो जितना सारा हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, उसका जो बचा हुआ रेसिड्यू है मोलेसेस के फॉर्म में, उससे इथेनॉल ब्लेंड करा जा रहा है। ये इथेनॉल प्रोडक्शन के बाद उसकी ब्लेंडिंग करी जा रही है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? पहली बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल है, पहली बात उसमें कमी आने की सबसे बड़ी संभावना है, और कहीं ना कहीं कमी आएगी भी। क्यों? क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो सिंपल सी बात है, उसका जो यूसेज है वो कम होगा। तो सरकार का जो अकाउंट्स पर भार पड़ता था, प्रेशर पड़ता था, जो क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने में लगता था, वो कम होगा, पहली बात। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है हमारे फार्मर्स को। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी पैसिव इनकम जनरेशन में ये यूज़फुल होगा। किस तरीके से कि अगर हम बात करते हैं इथेनॉल, उसका जो प्रोडक्शन होता है वो मेनली वीट से, वीट के बचे हुए रेसिड्यू से, या मेज से, शुगर केन से, इनसे होता था। और कहीं ना कहीं ये क्रॉप्स का या इन सारे प्रोड्यूसर्स का जो प्रोडक्शन करने वाले फार्मर्स हैं, अगर इनका प्रोडक्शन करने के बाद जो बचा हुआ रेसिड्यू है उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बेचते हैं या उन सारी कंपनीज को बेचते हैं जो इस पूरे इथेनॉल प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं पैसिव इनकम जनरेशन में भी मदद कर सकता है। तीसरा, अगर हम इसके बेनिफिट की बात करते हैं, 2070 तक का, 2070 तक का हमारा टारगेट है कि हमको नेट जीरो होना है। इसका मतलब क्या है? हमको अपना कार्बन एमिशन ऑलमोस्ट जीरो करना है। तो इसके एस्टिमेशन ये भी हैं कि इस टारगेट की वजह से लगभग 7 लाख टन का जो एमिशन है CO2 का, उसको हम लोग कम कर पाएंगे। और जो 2 व्हीलर में है उसमें 50%, और जो 4 व्हीलर है उसमें 30% कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन हम लोग कम कर पाएंगे। इसका मतलब सिंपल ये है कि हम अपने एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की वजह तरफ भी इस प्रोग्राम के अचीवमेंट के बाद या आगे आने वाला इसका जो गोल पोस्ट है और जो टारगेट है और जो नेक्स्ट टारगेट अगर हम उसको अचीव कर लेते हैं, तो हम अपने एनवायरमेंट को भी ध्यान में रखते हुए अपने सारी जो पॉलिसीज़ हैं उनको अचीव करते हुए चलेंगे, जो सस्टेनेबिलिटी का एक एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं इसके कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी हैं। इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं? तो जानते हो, इन चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास ये है कि फूड सिक्योरिटी। अगर हम लोग अपना मोस्ट ऑफ द फूड प्रोडक्शन या फूड प्रोड्यूसेस इथेनॉल ब्लेंडिंग में लगा देंगे, तो व्हाट अबाउट द फूड सिक्योरिटी? क्योंकि हमारे देश में हंगर इंडेक्स इतना भी अच्छा नहीं है कि हम लोग अपने इस प्रोग्राम को फुलफिल करने के लिए फूड सिक्योरिटी की तरफ ध्यान न दें, लोगों की हंगर की तरफ ध्यान न दें। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यही आता है कि फूड सिक्योरिटी का क्या। दूसरा, अगर हम बात करते हैं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग या ट्रांसपोर्टेशन, व्हाट अबाउट द लॉजिस्टिक्स? हमारे देश में लॉजिस्टिक इंडेक्स भी इतना अच्छा नहीं चलता। तो कहीं ना कहीं जो इनइक्वालिटी है स्टेट्स के अंदर इसके ब्लेंडिंग को लेकर, वो भी हमारे पास सबसे बड़ी समस्या है। तीसरी समस्या हमारे पास ये आती है कि हमारा जो इंजन इनोवेशन है उसमें हमको काफ़ी ज़्यादा R&D करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी BS6 इंजन चल रहे हैं, तो हमको अगर इस प्रोग्राम को आगे लेके जाना है तो BS7 की तरफ कहीं ना कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा। क्योंकि इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से जो पेट्रोल है उसमें ऑक्टेन नंबर उसका बढ़ जाता है, जिससे एंटी नॉकिंग जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो अगर इसी समस्या को हमको ख़त्म करना है और हमको सस्टेनेबिलिटी की तरफ को चलना है, तो हमको कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इन सारे चैलेंजेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आई होप मैं जितने सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर क्लियर कर पाया हूँ, और इन सारे पॉइंटर्स से आपको मदद मिलेगी। एंड इसी तरीके से वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब